Hello guys. So today's our topic is paramecium. So I will teach you the whole information about paramecium in detail. Okay, let's start with our topic. देखो, basically paramecium is ciliated organisms which have the ciliated body covering and comes under the phylum Protozoa. phylum Protozoa में आता है. ठीक है. बेसिकली उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो फुल ऑफ सिलिया से होती है. मतलब दो टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि होते हैं, एक तो फ्लैजिला होता है और एक सीलिया होता है. बेसिकली यहाँ पर फ्लैजिला नहीं है. इंस्टेड ऑफ अ फ्लैजिला पैरामेशियम हैव सीलिया फॉर इट्स लोकोमोशन, खुद की बॉडी को मूव करने के लिए. एंड अनदर वन, उसका ये एक यूज है कि वो फूड जो उसका रहेगा उसको कैप्चर करने के लिए, मतलब जितने भी प्रेज रहेंगे उसके, प्रेज मतलब फूड मटेरियल, वो उसको कैप्चर करने के लिए, उनको फीड करने के लिए टेंटाकल्स का यूज करेगा, मतलब सीलिया का यूज करेगा बेसिकली. सो वो तो एक ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो है अपनी तरफ वेजिटेरियन तो नहीं होगा ना. तो क्या होगा कि वो फूड जो रहेगा उसका, वो मोस्टली बैक्टीरियाज या फिर ईस्ट ही रहेंगे, वो उनको फीड करेगा. सेकेंडली, वो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो करता है. न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म इसका मतलब क्या है? उसमें दो टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, एक तो मैक्रोन्यूक्लियस एंड एक तो माइक्रोन्यूक्लियस. देखो, कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज बोथ साउंड्स सिमिलर. ओके, दोनों बोलने में एक जैसे ही है, बस फर्क इतना है, ये मैक्रो है मतलब बड़ा न्यूक्लियस है कुछ, और ये जो है ये माइक्रो है. आप एक काम करो, याद रखो कि हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं. तो माइक्रो जब आएगा तो साउंड लाइक स्मॉल. वी आर सीइंग दैट, मतलब जो हमारी आंखों से नहीं दिखते ऑर्गेनिजम्स, हम उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते वो माइक्रो, एंड जो लार्ज होते हैं वो मैक्रो. सो इनका यूज बताती हूँ पैरामेशियम में वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं. दो टाइप के न्यूक्लियस है, मैक्रो एंड माइक्रो. सो मैक्रो का काम जो होगा वो डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होगी पैरामेशियम के अंदर, वो उसको मैनेज करेगा. और मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैक्रोन्यूक्लियस का जो ओरिजिन है, बड़े वाले न्यूक्लियस का जो ओरिजिन है वो माइक्रोन्यूक्लियस से होता है. दैट शॉकिंग ना, कि इतना सा न्यूक्लियस कैसे ओरिजिनेट कर लेता है इतने बड़े न्यूक्लियस को. सो इसके पीछे का रीजन ये है कि मैक्रोन्यूक्लियस जो है, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस जो है, ये वेजिटेटिव फंक्शन करता है, डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता, मैनेज करता है. ठीक है. और माइक्रो जो है ये रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो होती है पैरामेशियम के अंदर, ये उन्हें फंक्शन करता है. तो बेसिकली वो जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज होंगी ना पैरामेशियम के अंदर, उनका जो उनमें से कुछ ओरिजिन होगा वो उसमें से ओरिजिनेट हो जाएगा ये मैक्रोन्यूक्लियस. कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का साउंड सिमिलर है. माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा डिफरेंस अपने को समझ जाना है. ठीक है. देन अनदर, हमें ये पढ़ना है कि कौन सी स्पीसी के बारे में हम स्पेसिकली पढ़ने वाले हैं. देखो, पैरामेशियम जो है इसकी कई सारी स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है मोस्टली, बट नेचर में पॉपुलरली फाउंड जो होता है ना वो पैरामेशियम कॉर्डिएंटम होता है. आप किसी भी बुक में जाओ, देखो, बचपन से एक ही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, पैरामेशियम कॉर्डिएंटम. ठीक है. जैसे कि अगर आप क्लास के सीआर हो, ठीक है, आप क्लास को रिप्रेजेंटेटिव करते हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो आप, तो आपके पीछे जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, आपका काम ये रहेगा कि आप उन्हें मैनेज करो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और टीचर के सामने अच्छा परफॉर्मेंस दो, और टीचर को थोड़ा खुश रखो, एंड उनके सामने खुद की क्लास को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. ठीक है. बेसिकली सीआर का काम ये होता है. तो यहाँ पर पैरामेशियम कॉर्डिएंटम जो है इसका काम भी वही है, बिल्कुल सीआर की तरह, कि वो उसके पीछे की, मतलब उसकी जितनी भी प्रजाति है, स्पीसीज है ना, उसकी फैमिली मेंबर्स जितने भी, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है. पैरामेशियम कॉर्डिएंटम, वो पैरामेशियम कॉर्डिएंटम सभी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. पैरामेशियम कॉर्डिएंटम है, बाकी पैरामेशियम वाली स्पीसीज है, तो फंक्शन तो इसी की तरह होगा ना, पैरामेशियम कॉर्डिएंटम की तरह. सभी पैरामेशियम का फंक्शन एक जैसे ही होता है. तो पढ़ना क्या है? पैरामेशियम कॉर्डिएंटम. अभी सबसे पहले इसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट समझ लो. ठीक है.
देखो सबसे पहले उसमें आएगा फाइलम, फाइलम प्रोटोजोआ, देन सब फाइलम सिलियोफोरा, देन क्लास सिलिएटा, सब क्लास होलोट्रिचिया, देन ऑर्डर दैट इज अ हाइफेनोस्टोमेटिडा, जीनस पैरामोशियम एंड स्पीसीज कॉर्डियंटम। भाई ये जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ना, इसको दिमाग में रट लो, नॉट ओनली फॉर पैरामोशियम। इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, इफ यू आर अ कीड़ा ऑफ बायोलॉजी, अगर आपको बायोलॉजी इतनी पसंद है तो आपको हर स्पीसीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो है ना वो आना चाहिए, मोस्टली आना चाहिए। बिकॉज जब आप ग्रेजुएशन फेज में जाते हो ना, फिर आपके कॉलेज वाले एक्सटर्नल्स को बुलाते हैं, भाई एक्सटर्नल्स को बुला देते हैं, फिर एक्सटर्नल्स आपको पूछते हैं कि चलो इस स्पीसीज का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट बता दो, और तब जो हार्ट बीट्स बढ़ती है बिकॉज नाम याद रखने में ना बहुत वक्त लग जाता है, स्पीसीज के नाम्स याद रखने में बहुत टाइम लगता है। बट इफ यू लाइक बायोलॉजी, इफ यू आर द कीड़ा ऑफ बायोलॉजी, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमें पैरामोशियम के हैबिट्स और हैबिटेट्स के बारे में पढ़ना है। देखो मोस्टली वो पॉन्ड्स में फाउंड होगा, रिवर्स में फाउंड होगा, ठीक है, और ऐसी जगह पे वो फाउंड होगा। अगर आप वहाँ से कोई भी ड्रॉप उठाओ और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, तो आपको एक ग्रेइश और वाइटिश स्पॉट नजर आएंगे। उसका साइज जो है वो 170 to 290 माइक्रॉन्स के बीच में होता है। मोस्टली उसका जो शेप है वो सोल ऑफ द स्लीपर नहीं होता है क्या, किसी शूज के नीचे का सोल होता है। भाई बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, पैरागॉन चप्पल देखी है? नहीं देखी तो देख लो, दिखा देती हूँ यहाँ पे। मोस्टली व्हेन समबडी आस्क मी द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामोशियम, तो मैं हमेशा पैरागॉन चप्पल को याद करती हूँ कि हाँ, सोल ऑफ द स्लीपर, शू जिसको बोलते हैं, किसी भी शू के नीचे का जो सोल होता है बिल्कुल वैसे दिखता है भाई ये। और ये वैसे क्यों दिखता है, कैन यू जस्ट इमेजिन? देखो इसकी ना आउटर कवरिंग जो होती है, बेसिकली इसकी आउटर कवरिंग में पेलिकल होते हैं। पेलिकल नाम की एक चीज होती है जो इसके शेप को मेंटेन रखती है। वही चीज अमीबा में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उसका शेप इरेगुलर होता है और वो अपने प्रे के हिसाब से अपने इरेगुलर शेप को मैनेज करता है। जैसे उसका फूड उसके सामने आएगा तो वो वैसे वैसे अपने फूड को कैप्चर करने के लिए अपना शेप चेंज करता है। पैरामोशियम का वैसा नहीं है ना, पैरामोशियम का एक फिक्स शेप है क्योंकि उसमें पेलिकल है और उसी के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो उसका एग्जैक्ट शेप बना रहता है। मोस्टली कभी सुना है क्या पैरामोशियम के बारे में कि इस पैरामोशियम का शेप डिफरेंट है? मैंने जितनी भी स्पीसीज पढ़ी है पैरामोशियम के अपने जीवन में, उसमें मैंने सिर्फ ऐसा ही सुना है कि उसका शेप जो होता है चप्पल के आकार का होता है इंग्लिश में सोल ऑफ द स्लीपर शू, ठीक है। अरे सबसे बेस्ट यार, पैरागॉन को याद कर लो, बस जिंदगी खुश, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको पैरामोशियम का होल बॉडी फंक्शन बताऊंगी कैसे होता है। अभी हमने देख लिया कि उसका शेप कैसा होता है। तो मोस्टली उसके बॉडी में एक ओपनिंग होती है, ओरल ग्रूव नाम की ओपनिंग होती है। उसको ना पैरामोशियम का माउथ समझ लो। मोस्टली मैंने जो बताया था कि वो जितने भी प्रेस कैप्चर करता है, जो भी फूड मटेरियल होता है, उसकी एंट्री ना वो ओरल ग्रूव के थ्रू होती है, ठीक है। देन उसी के थोड़ा नीचे आने पर ना एक साइटोफेज नाम की ओपनिंग होती है, जहां पर अनवांटेड एलिमिनेटेड फूड मटेरियल जो होता है ना उसका, जो उसकी बॉडी को चाहिए ही नहीं या फिर काम हो गया उन चीज़ों का। जैसे हम ह्यूमंस में फीचर है कि हम जो फूड ईट करते हैं फिर हम उसे डाइजेस्ट करते हैं एंड देन वी फ्लश आउट, ठीक है। जस्ट लाइक दैट जो साइटोफेज है वो एनस की तरह काम करता है, जो ओरल ग्रूव है वो माउथ की तरह काम करता है, ठीक है। साइटोफेज कैसा, वो एलिमिनेटेड और अनवांटेड फूड सब्सटेंस जो कि उसे अभी यूजेबल नहीं है उसको बाहर निकाल देगा। देन अनदर वन इज वो टॉप पे जैसे कि उसे एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है और पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। दो टाइप के वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अब इनका काम क्या है, वो जो वाटर होगा ना
उसे पहले तो ये एब्जॉर्व करेंगे, एक्सेस करेंगे एंड देन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जस्ट लाइक ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस सुनिए. ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस, व्हेन वाटर्स दे एब्जॉर्व, दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड व्हेन दे वांट टू रिलीज दे गेट पम्प्ड. जस्ट लाइक अपना हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, जस्ट लाइक दैट ऑस्मो रेगुलेशन ये प्रोसेस होती है. इसको याद रख लो. और मोस्टली जो वाटर बॉडीज है ना उसकी वही काम करती है. एंड उसमें छोटे 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 फूड वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, फूड वैक्यूल्स का काम क्या है कि जो भी ओरल ग्रूव के थ्रू फूड आएगा वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में, फूड वैक्यूल्स जो होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर होल बॉडी को पैरामीशियम की वो फूड सप्लाई करेंगे. तो ये होल प्रोसेस होगी पैरामीशियम की. अगर आपका कल एग्जाम है एंड इतने भी पॉइंट्स जाकर पैरामीशियम के बारे में लिख दिए ना, यू विल गेट फुल मार्क्स. एंड मोस्टली इसमें सभी पॉइंट्स कवर हुए हैं. पेलिकल कवर हुआ है, सेल मेम्ब्रेन कवर हुआ है, देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स कवर हुआ है, साइटोफेज कवर हुआ है, ओरल ग्रूव कवर हुआ है, एवरीथिंग इज गेट कवर्ड. ठीक है, अब मोस्टली उसका जो शेप है ना उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी. देखो, एंटेरियर जो पार्ट होता है ना उसका, वो थोड़ा ब्लंट होता है और स्लेंडर होता है और थोड़ा राउंडेड होता है. देन अनदर, जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, उसका नीचे का पार्ट थोड़ा कोनिकल होता है, प्रोस्टेरियर पार्ट कोनिकल होता है. और वही एंटेरियर और प्रोस्टेरियर पार्ट के बीच का जो पार्ट होता है ना वो थोड़ा विड्थ में बड़ा होता है. तो इस तरीके का उसका एक शेप होता है. अब ये सब हो गया. अब लास्ट में बचा रिप्रोडक्शन. भाई इसको तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है अपन ने. देखो, उसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है एंड सेक्सुअल होता है तो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है. वी नो दैट. इससे पहले भी प्रोटोजोआ फाइलम जो पढ़ा, एग्जैक्टली जो प्रोटोजोआ करेगा, प्रोटोजोआ की स्पीसीज है वही सेम यही करेगा. सेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल होगा तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू होगा. देखो, परफेक्ट गैमेट्स इनके पास नहीं होते हैं, बट एक प्रोसेस होती है कॉन्जुगेशन, उसके थ्रू ये परफॉर्मेंस देते हैं अपना. ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक भाई, एंड ऑफ द टॉपिक. देखो, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है ना, उसको अच्छे से ध्यान में रखो. बिकॉज इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ अ ग्रेजुएशन फेज ना, दे एक्सटर्नल्स आस्क यू अबाउट दिस. एक्सटर्नल्स आते हैं, पूछते हैं भाई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बताओ. चलो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट. चलो ओके देन, if you like my video then please subscribe my channel, like my video and comment, share. Have a nice day. Bye bye.